हेलो बच्चों। तो जो टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं वो है पार्ट 2 ऑफ योर लेक्चर सीरीज। चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो लास्ट जो पार्ट है बच्चों, पार्ट 1, उसमें हमने कुछ मूल बातों को समझा। पहला हमने क्या समझा कि हमारा जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। हमारा बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारा सेल। मैंने आपको बताया कि हर ऑर्गेनिज्म चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, वो किसका बना होता है? एक बेसिक यूनिट का। एक बेसिक यूनिट का। और वो बेसिक यूनिट क्या है बच्चों? वो है आपका सेल। उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है। जैसे बिल्डिंग में बिल्डिंग ब्रिक्स बनती हैं, वैसे ही बॉडी किससे बनती है? आपके सेल से बनती है। तो हमने एक मोटो भी रखा था कि अगर सेल्स ना होते तो हम ना होते। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चों सेल क्या है आपका? वो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। हमने आगे देखा कि किसने किसको डिस्कवर किया। तो 1665 में बच्चों रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया? उन्होंने एक कॉर्क लिया ट्री से। उसके बाद उस जो कॉर्क है उसको उन्होंने, जो बार्क का पीस है उसको उन्होंने अपना जो उनका पुराना माइक्रोस्कोप था उसमें देखा। और उन्होंने क्या क्या देखा? उनको दिखा कंपार्टमेंट्स। क्या दिखे उनको? उनको दिखे कंपार्टमेंट्स। ठीक है। ये जो कंपार्टमेंट्स थे ये कैसे दिख रहे थे? उनको हनीकॉम्ब शेप के, हनीकॉम्ब शेप के दिख रहे थे। ठीक है। तो इन हनीकॉम्ब जैसे दिखने वाले स्मॉल बॉक्सेस को क्या कह रहे हैं हम? उनको हम कहते हैं सेल्स। सेल्स जो शब्द है वो एक लैटिन वर्ड से आया है। जो लैटिन वर्ड क्या है? वो लैटिन वर्ड है आपका सेलुला। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? का मतलब है सेलुला, यानी कि जो आपके लिटिल बॉक्सेस होते हैं। ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखे थे 1665 में, जो रॉबर्ट हुक जो हमारे साहब हैं, उन्होंने जो सेल्स देखे थे बच्चों वो थे डेड सेल्स। अब अगर रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स देखे हैं तो लाइव लिविंग सेल्स किसने देखे हैं? तो लिविंग सेल्स बच्चों आपके देखे हैं आपके ल्यूवेनहोफ ने। किसने देखे हैं बच्चों? आपके एंटोन वॉन ल्यूवेनहोफ ने। ठीक है। उन्होंने किससे? एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के अंडर किसको ऑब्जर्व किया बच्चों? लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया। फिर आते हैं हमारे 1831 में रॉबर्ट ब्राउन। कौन आते हैं बच्चों? आपके रॉबर्ट ब्राउन आते हैं। इन्होंने क्या ढूंढा है? इन्होंने डिस्कवर किया है न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर किया है बच्चों? इन्होंने डिस्कवर किया है न्यूक्लियस। फाइनली हमने पढ़ा था फिर सेल थ्योरी के बारे में, जो हमें किन्होंने दी थी? जो हमें दी थी 3 लोगों ने, श्लिडन, श्वान और रुडोल्फ वर्चॉफ। श्वान ने क्या कहा? श्वान ने कहा बच्चों कि ऑल एनिमल सेल्स ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है। और क्या बताया उन्होंने? उन्होंने यही बताया कि सेल किसकी बेसिक यूनिट है? सेल बेसिक यूनिट है बच्चों ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिजम्स की। हमने सेल थ्योरी में लास्ट में 2 पॉइंट्स पे कंक्लूड किया था। पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। आर मेड अप ऑफ सेल्स। और हमने दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था बच्चों? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है। हमने बहुत सारे तरह के सेल्स देखे, खासकर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो थे जिनमें एक सेल पूरी एक्टिविटीज करता है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लामाडोमोनास, बैक्टीरिया। और वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने क्या देखा बच्चों? सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। और इस तरीके से जो ऑर्गन सिस्टम्स है वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, जिनमें आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या दिखता है आपको बच्चों? डिवीजन ऑफ लेबर। तो आज हम जो इस क्लास को शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे एक बहुत जरूरी हिस्से से आपके सेल के, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, उसको आप क्या कहते हैं? आप उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आपको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की। अब देखो, अगर ये आपका सेल है और मैं कहूँ ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, ये है आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग, तो जो भी चीजें यहाँ हैं उनको सेल के अगर अंदर जाना है तो किसको लांग के जाना होगा? उनको लांग के जाना होगा आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या हो रहा है यहाँ पे? पहला, ये सेल को अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग रखती है, सेपरेट रखती है। तो सेल के अंदर के कंटेंट्स और जो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंटेंट्स हैं, वो क्या है? सेपरेटेड। सेपरेटेड किसकी वजह से? क्योंकि बीच में आ जाता है आउटर मोस्ट कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, अब सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? ये अलाउ करती है, परमिट करती है एंट्री और एग्जिट कुछ ही मटेरियल्स की जो इन एंड आउट, जो अंदर और बाहर आ जा सकते हैं सेल्स के। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन हम क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ कुछ चीजों की ही एंट्री और एग्जिट को अलाउ करती है, फ्यू मटेरियल्स या सम मटेरियल्स को ही अलाउ करती है, इसीलिए ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही ये क्या करती है? एंट्री और एग्जिट की परमिशन देती है। इसीलिए ये क्या है बच्चों? ये है आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब अगर अंदर और बाहर आना है तो ये किस प्रोसेस से होगा? तो ये होता है एक प्रोसेस से जिसको आप कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस होने वाला मूवमेंट है एक सब्सटेंस का। सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, जो कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? जो मूव करते हैं बच्चों हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ। जो आपका वाटर है जो सेल के अंदर और बाहर आता है, जो आपका वाटर है जो सेल के अंदर और बाहर आता है, ये भी कौन सा रूल फॉलो करता है? ये भी डिफ्यूजन फॉलो करता है। ये डिफ्यूजन फॉलो करता है। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या फर्क है? देखो, डिफ्यूजन के लिए बच्चों आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है, मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। पर ऑस्मोसिस को होने के लिए, पर ऑस्मोसिस को होने के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का होना या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। तो ये इनमें जो मेन डिफरेंस है वो यही है बच्चों। ठीक है, मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ, जो डिफ्यूजन है उसमें बच्चों मूवमेंट कहाँ हो रही है? नेचुरल मूवमेंट होती है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है सब्सटेंस की। कहाँ से कहाँ? सब्सटेंस की मूवमेंट हो रही है बच्चों हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया तक। अब डिफ्यूजन के बेसिस पर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए वजह से तीन टाइप के सोल्यूशन हमारे पास हैं। देखो, अगर आपका एक सेल है हमारे पास, ठीक है, ये है आपका सेल, ये रहा आपका सेल, ठीक है, इसको आपने एक मीडियम में डाल दिया। क्या किया आपने? मीडियम में डाल दिया। अब जो मीडियम था बच्चों, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन था वाटर का, वो किससे ज्यादा था? वो सेल के अंदर के वाटर के कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा था। बाहरी जो ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है, वो किसके वाटर कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले ज्यादा है? सेल के अंदर के वाटर कॉन्सेंट्रेशन के मुकाबले ज्यादा है। अब मैंने जो सेल है उसको एक ऐसे सपोज एक बीकर में छोड़ दिया, यहाँ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो क्या होगा? मैंने आपको अभी बताया, हाई कॉन्सेंट्रेशन से हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है। हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, बीकर में। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनसाइड द सेल मूव करेगा, इनसाइड द सेल मूव करेगा। और अगर वाटर जो बाहर था अब वो सेल के अंदर आ गया है, तो सेल कैसा दिखेगा? अब सेल स्वेल अप हो जाता है। क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, अब इसका जो आपका डेली एग्जाम्पल है बच्चों, आपने देखा होगा, अगर आप किशमिश यानी कि रेजिन ले लें, ठीक है, रेजिन को आप एक काम करें, रात को वाटर में भिगा के देखें, जब आप सुबह उठेंगे ना तो वो फूल जाएगी। आपने रेजिन ऐसी डाली होगी वाटर में और जब आप सुबह देखोगे तो वो ऐसी फूल जाएगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने रेजिन को डाला है एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या हुआ बच्चों?
If the medium surrounding the cell, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, फिर क्या होता है? The cell will gain water by osmosis. The cell will gain water by osmosis. सेल ऑस्मोसिस से वाटर क्यों गेन कर रही है? क्योंकि वाटर को अंदर आने के लिए किससे गुजर के आना पड़ेगा बच्चों? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, अब अगले टाइप का सोल्यूशन देखते हैं। हमारे अगले टाइप का जो सोल्यूशन है बच्चों वो है आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है बच्चों? जब आप सेल को एक ऐसे सोल्यूशन में डालते हैं जहां पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन से कम है। जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर कहाँ है? ज्यादा है। बाहर की वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? वो कम है। ठीक है, तो अब सेल में ज्यादा है और बाहर कम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, यानी सेल से बाहर। अब कोई चीज सेल के बाहर आ रही है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट, कुछ मटीरियल्स, वाटर सेल के अगर बाहर आएंगे तो सेल क्या होगा? यही होगा कि सेल तो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? सेल के अंदर। बाहर क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन। मूवमेंट होती है हाई से लो में, यानी कि सेल से बाहर की तरफ। और ऐसा होने की वजह से बच्चों आपका सेल हो जाता है श्रिंक। क्या हो जाता है बच्चों? श्रिंक हो जाता है। ये भी किस वजह से हो रहा है? ये भी ऑस्मोसिस की ही वजह से हो रहा है, क्योंकि क्या इन्वॉल्व है इसमें? अंदर बाहर आने के लिए किसी भी चीज को किससे गुजरना पड़ेगा बच्चों? इनको गुजरना पड़ेगा सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से। अब इसका एक एग्जांपल आप डेली जो अपनी लाइफ है उसमें ये कर सकते हैं कि आप कुकुम्बर लीजिए, ठीक है, और उसको सॉल्ट वाटर या सॉल्टेड एनवायरनमेंट में छोड़, आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद वो श्रिंक हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट टाइप का सोल्यूशन है बच्चों आपका आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये कैसा सोल्यूशन होता है बच्चों? ये एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें दोनों ही साइड पानी का क्या कॉन्सेंट्रेशन है? पानी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, यानी कि सेल के अंदर इनसाइड द सेल, यानी कि इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल क्या है बच्चों? सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल है। इसकी वजह से न कोई नेट रिजल्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? ऐसे सोल्यूशन को आप कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, और जो अब ना सेल से बाहर आ रहा है पानी, ना सेल के अंदर जा रहा है, तो सेल साइज क्या रहेगा? सेल साइज रहता है सेम। जो सेल है वो आपका सेम साइज का रहता है। इसको आप कहते हैं क्या बच्चों? आइसोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या हुआ? किसमें मदद करी ऑस्मोसिस ने? ऑस्मोसिस ने मदद करी हमारी एक्सचेंज इन वाटर में, एक्सचेंज इन गैसेस में। जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो कैसे गेन करते हैं वाटर? वो वाटर गेन करते हैं ऑस्मोसिस की मदद से। जो प्लांट के रूट्स हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे कर रहे हैं बच्चों? वो भी वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं किसकी मदद से? ऑस्मोसिस की मदद से। ठीक है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी वो एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। किसकी बनी हुई है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं आपके लिपिड्स एंड आपके प्रोटीन्स, आपके लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं बच्चों? ये प्रोवाइड करते हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी, इसको लचक प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? देखो, ये है अमीबा, ठीक है, यहाँ है इसका खाना। अब अगर इसको खाना खाना है तो इसको खाना अंदर लेने के लिए आपकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो ये खाना यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है। वो फ्लेक्सिबल है और उसके फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो किसमें मदद कर रही है? वो मदद कर रही है एनगल्फिंग द फूड में, एनगल्फ करने में फूड को। ठीक है, वहां से, ये बाहरी एनवायरनमेंट से। अब हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं बच्चों? हम इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो जो एमीबा है वो इस प्रोसेस के थ्रू क्या
एक्वायर करती है, क्या लेती है, क्या ग्रहण करती है, फूड ग्रहण करती है। ठीक है, तो एंडोसाइटोसिस क्या होता है बच्चों? एंडोसाइटोसिस होता है ब्रिंगिंग मटेरियल इनटू द सेल विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन देखो, ये है खाना, ये है आपकी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है? वो फोल्ड हो रही है, फोल्ड हो रही है ताकि इन फोल्ड्स के थ्रू जो खाना है वो एनगल्फ किया जा सके और फाइनली ये जो खाना है ये सेल के अंदर आ गया है। ठीक है, तो ये फंक्शन किसका है? आपका एंडोसाइटोसिस फंक्शन है हमारा सेल मेम्ब्रेन का। एंडोसाइटोसिस इज द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, अब मैं जो आपको अगला डायग्राम दिखाने वाली हूँ ना बच्चों, वो देखो, ये है आपका एमीबा, यहाँ है आपका खाना एमीबा का। धीरे धीरे एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो खाना है वो एमीबा ले लेता है, अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है बच्चों वो है आपका सेल वॉल। अब तक हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या होता है बच्चों? जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है ही, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक और लेयर, अनदर रिजिड लेयर आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, जिसको आप कहते हैं बच्चों सेल वॉल। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये है आपका एक प्लांट सेल, ठीक है, ये है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसी के बाहर बच्चों एक आउटर कवरिंग होगी जो क्या होगा? आपका आपका होगा सेल वॉल। और ये किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें मौजूद होता है बच्चों? केवल और केवल प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सेल वॉल लाइज आउटसाइड, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर होती है उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कहते हैं सेल वॉल में। जो प्लांट सेल वॉल होती है बच्चों वो मेनली किसकी कंपोज होती है? एक मटीरियल की, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की, जिसका नाम है सेलुलोज। जो सेलुलोज है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? वो प्रोवाइड कर रहा है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है प्लांट्स को? वो प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। अब देखो बच्चों, अगर मैं एक प्लांट सेल को, ठीक है, एक पानी में डाल देती हूँ जो कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, तो क्या होगा? आपको बताया था कि जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालो तो सेल श्रिंक होता है, यानी कि लॉस होता है। तो अगर इसमें से लॉस ऑफ वाटर होगा, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर होगा, तो जब आप एक लिविंग प्लांट सेल को भी, जब उसमें लॉस ऑफ वाटर होता है ऑस्मोसिस के थ्रू और उसमें श्रिंकेज होता है क्योंकि कंटेंट जो सेल के थे वो बाहर निकल जाते हैं, तो हम इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? हम इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, और ये केवल लिविंग सेल्स या सिर्फ डेड सेल्स की बात नहीं है, जब पानी भी एब्जॉर्ब होता है तो सेल वॉल्स जो है उनको परमिट करती हैं अंदर आने के लिए। क्या करती हैं? आने के लिए परमिट करती है। जब हमने प्लाज्मोलाइसिस की बात करी तो हम यहाँ पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बट जब मैं कहूँ कि हमने सेल को एक ऐसे मीडियम में डाला है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे जो बाहरी कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो सेल क्या होगा? स्वेलअप होगा। अब अगर स्वेलअप होगा तो प्रेशर बनेगा इन वॉल्स पे, ठीक है, लेकिन विदाउट बर्स्टिंग वो सेल अभी भी इस प्रेशर को विथस्टैंड सह कैसे पा रहा है? इसलिए सह पा रहा है क्योंकि सेल के वॉल कौन सा अस्त्र है? सेल वॉल अस्त्र। कौन सा अस्त्र है उनके पास? सेल वॉल अस्त्र। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स such cells can withstand much greater changes in their surrounding medium than animal cells. एनिमल सेल्स क्यों ये विथस्टैंड नहीं कर पा रही है, या प्लांट सेल्स क्यों एनिमल सेल्स से ज्यादा अच्छे से विथस्टैंड कर पा रही हैं? क्योंकि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट है? सेल वॉल एक फीचर है प्लांट सेल्स का। सेल वॉल एक फीचर है बच्चों प्लांट सेल्स का। ठीक है, अब हम अपना अगले टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस होता है एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इस डबल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, उसको आप कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। ठीक है, ये रहा आपका जो आउटर कवरिंग है आपकी न्यूक्लियस की, जो डबल मेम्ब्रेन है। अब देख रहे हो, ये एक है और ये एक है, ये डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उनमें पोर्स होते हैं जिसको आप न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अब ये न्यूक्लियर पोर जहाँ पे आ गया, होल जहाँ पे आ गया, वहां पे क्या हो रहा है? ये अलाउ करता है, किसमें? ये अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड, दैट इज साइटोप्लाज्म। सो अंदर से बाहर जाने का काम किसके थ्रू हो रहा है बच्चों? इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है आपका? वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस में होते हैं आपको क्रोमोसोम्स जो कि रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर के होते हैं।
और ये रॉड शेप स्ट्रक्चर में विजिबल कब होते हैं? जब आपका जो सेल है वो डिवाइड करने वाला होता है। ये डिवीजन के बारे में आपने सबसे पहले पढ़ा होगा कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से न्यू सेल्स कैसे बनेंगे? डिवीजन करके। कैसे बनेंगे? ये तब बनेंगे जब सेल में डिवीजन होगा। जब सेल में सेल डिवीजन होगा तभी तो नया सेल बनेगा। ठीक है, तो जब डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम किस शेप में विजिबल होते हैं? क्रोमोसोम विजिबल होते हैं रॉड शेप में। ठीक है, अब क्रोमोसोम कंटेन क्या करते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर क्लास में आता है, हर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। आपके जो नॉर्मल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं ना, आपके यूनिट टेस्ट, उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। तो जो क्रोमोसोम होता है ना बच्चों, वो कंटेन करता है इनहेरिटेंस के कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं। किसके फॉर्म में? फॉर्म में देते हैं डीएनए के फॉर्म में। तो जो क्रोमोसोम है आपका, जो क्रोमोसोम है वो क्या कंटेन करता है? वो कंटेन करता है इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन। इनहेरिटेंस की इंफॉर्मेशन मतलब वो इंफॉर्मेशन जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स या बच्चों में जाएगी। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस किस फॉर्म में प्रेजेंट है क्रोमोसोम में? इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के फुल फॉर्म क्या है बच्चों? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो क्रोमोसोम किसके बने हुए हैं? डीएनए के और प्रोटीन के। डीएनए के और प्रोटीन के। ठीक है बच्चों, अब जो डीएनए है आपने ये तो पढ़ लिया कि क्रोमोसोम में क्या होते हैं, किसके बने हैं क्रोमोसोम? डीएनए के बने हैं और प्रोटीन के बने हैं। जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें क्या है? उसमें इंफॉर्मेशन है कि कैसे जो सेल है उसका कंस्ट्रक्शन और उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, और डीएनए में का जो फंक्शनल पार्ट है जो ये सब कुछ करता है उसको आप कहते हो बच्चों जीन्स। उसको आप कहते हो जीन्स। जब एक सेल है वो डिवाइड नहीं करता है तो डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में। और अब क्रोमैटिन मटेरियल क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल क्या है? जो डीएनए जो प्रेजेंट है नॉन डिवाइडिंग सेल में वो है आपका क्रोमैटिन। और ये कैसा सा दिखता है? ये दिखता है मास ऑफ थ्रेड जैसा। मास ऑफ थ्रेड जैसा। आप ये समझे आपने एक बहुत बड़ा धागे को अपने हाथ में ऐसे थोड़ा सा मोड़ लिया है, तो जब आप उसको देखेंगे तो वो किस तरीके का दिखेगा? वो दिखेगा क्रोमैटिन मटेरियल जैसा। जैसे ही सेल डिवाइड होने वाला होता है, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है किसमें? क्रोमोसोम में। ठीक है, जैसे ही सेल डिवाइड होता है जो क्रोमैटिन है वो अपने आप को किसमें ऑर्गेनाइज करता है? वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है क्रोमोसोम में। और जो सेल है जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, जो सेल का जो सेंट्रल रोल है वो कौन प्ले कर रहा है बच्चों? वो प्ले कर रहा है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न केवल डिवीजन करता है बट वो, हमने क्या बोला? डिवीजन की हमने बात कर ली, सेलुलर रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं करता है, वो एक और चीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो ये है कि इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल अलोंग विथ एनवायरमेंट इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप। सेल कैसा डेवलप होगा, कौन सा फॉर्म लेगा जब वो मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, उसको डायरेक्शन देता है, उसमें कौन सी सेलुलर एक्टिविटीज या केमिकल एक्टिविटीज होंगी। ये सारी चीजों में क्रूशियल रोल कौन प्ले कर रहा है? आपका मास्टरमाइंड प्ले कर रहा है, आपका सीपीयू, आपका ओपी, आपका न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या क्या पढ़ा है? अब तक बच्चों आपने तीन मूल चीजें पढ़ी हैं जो आपके सेल में है। पहला आपने पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। फिर आपने दूसरा मेन हिस्सा पढ़ा जो था आपका सेल वॉल, जो प्लांट सेल्स में होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। फिर आपने मास्टरमाइंड न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, जो सिर्फ सेलुलर रिप्रोडक्शन में ही नहीं मदद करता है बट मेच्योरिटी के बाद जो सेल है उसमें कौन से फंक्शंस होंगे और वो कैसा होगा, वो कौन सब डायरेक्ट कर रहा है इन सारी केमिकल एक्टिविटीज को सेल्स की? आपका न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमारे सेल के बारे में तो पढ़ लिया बट हमारे टाइप्स ऑफ सेल्स हैं क्या? टाइप्स ऑफ सेल्स आपने पढ़े थे दो, एक था यूनिसेलुलर और एक था मल्टी सेलुलर। अब हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, पहला है बच्चों आपका प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं बच्चों? प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, जिनमें जो आपका न्यूक्लियर रीजन होता है, अभी हमने जो न्यूक्लियस इतना सारा पढ़ा, तो प्रोकैरियोट वो होते हैं बच्चों जिनमें आपका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है। पुअरली डिफाइंड होने का क्या मतलब है? पुअरली डिफाइंड होने का ये मतलब है कि वहां पे नंबर वन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है।
दूसरा, ये जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है ये किसको कंटेन करता है? ये कंटेन करता है आप। तो बच्चों क्या मैंने आपको बताया, जब हम पोरली डिफाइन कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इसमें एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन का मतलब है इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है वो किसके फॉर्म में है? न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है। वहीं पे दूसरी तरफ आपके जो यूकैरियोट्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट है? उनमें आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब हम क्विकली कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे कि प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल या प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या फर्क है। देखो, जो साइज होता है आपके प्रोकैरियोट सेल्स का वो आपके यूकैरियोटिक सेल्स से हमेशा स्मॉल होगा, छोटा होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है बच्चों? आपका बैक्टीरिया है, आर्की है। ठीक है, जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका सिंपल एग्जांपल है एनिमल्स, प्लांट्स, आप ह्यूमन बीइंग्स, आप, मैं, हम सब। जो न्यूक्लियस है मैंने आपको भी बताया प्रोकैरियोट सेल्स में नहीं होगा, यूकैरियोट सेल्स में होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोट सेल्स में नहीं होंगी, यूकैरियोट सेल्स में होंगी। कौन सी होंगी? लाइसोसोम होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। ये सारी चीजें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, जो सेल वॉल है वो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। क्या होती है? केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है। वहीं पे दूसरी तरफ जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? केमिकली सिंपलर होती है। जब हम कह रहे हैं कि सेल वॉल, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं, हम फंजाई की बात कर रहे हैं। क्यों हम इनकी बात कर रहे हैं? एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। जो राइबोसोम्स है वो प्रोकैरियोट सेल्स में स्मॉलर होते हैं जबकि यूकैरियोट सेल्स में लार्जर होते हैं। क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल होते हैं जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में मोर देन 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे बच्चों आपके कुछ मेन डिफरेंसेस। अब हम एक सेल देख लेते हैं। देखो, ये है आपका यूकैरियोटिक सेल, ये है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। आपको यूकैरियोटिक सेल में ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन दिखेगा, ये आपको यहाँ नहीं दिखेगा, यूकैरियोटिक में दिखेगा। आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी, आपको यहाँ पे नो ऑर्गेनेलीज दिखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड। यहाँ आपको जो राइबोसोम दिखेंगे वो स्मॉलर होंगे साइज में। ठीक है, तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं बच्चों ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स के हैं। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल्स में क्या दिखेगा? देखो कितना वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल वॉल ऑर्गेनेलीज है, आपका लाइसोसोम है, आपका ईआर है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका गोल्गी एपरेटस है। ठीक है, ये सारे क्या है? आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। यहाँ पे जो राइबोसोम्स होंगे वो बिगर इन साइज होंगे, लार्जर इन साइज होंगे। किसके कंपैरिजन में बच्चों? यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में। तो ये थे आपके कुछ डिफरेंसेस जो मैंने आपको बताए। किसके? ये थे कुछ डिफरेंसेस जो थे आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में। अब जो लास्ट पार्ट है ना बच्चों इस चैप्टर का, उसमें हम कवर करेंगे आपके सारे सेल ऑर्गेनेलीज, आपके सारे सेल ऑर्गेनेलीज और आपका सेल डिविजन। इसी के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। पार्ट 2 और अच्छे से समझने के लिए पार्ट 1 फिर से जरूर देखना और पार्ट 3 भी आपका कल अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप तीनों पार्ट्स को एक साथ देखेंगे, आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। आपको बुक से भी फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी। ये स्लाइड्स में ही आपके नोट्स भी बन चुके हैं। अगर आप साथ साथ इनको नोट डाउन करेंगे तो आपको किताब खोलने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़नी चाहिए और ये सफिशिएंट होगा आपके आने वाले एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं आएगा क्योंकि ये इतनी डिटेल में बनाए गए हैं। ठीक है, तो मैं जल्द आती हूँ लौट कर आपके लिए पार्ट 3 लेके। तब तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से पढ़िए और एकदम चकदे फट्टे कर दो एग्जाम्स में। थैंक यू।